अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में मुकाबला इतने कांटे का होगा, यह शायद बहुत कम लोगों ने सोचा या विचार किया होगा। अभी जो रुझान आ रहे हैं पोस्टल बैलेट के जरिए, जो कि बीते 20 दिनों से चल रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स अपना पोस्टल बैलेट भेज रहे हैं, उसके आधार पर जो रुझान दिख रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप प्लस हैं कमला हैरिस के ऊपर। यह मार्जिन बहुत पतली है, बहुत थिन है, लेकिन यह मार्जिन है। अमेरिका की जनता के मूड को थोड़ा बहुत प्रदर्शित कर रहा है। क्या अमेरिका की जनता इस कीनली कंटेस्टेड अमेरिकन इलेक्शंस के लिए तैयार है? क्योंकि पूरी दुनिया में इस चुनाव को लेकर खलबली है। जब कमला हैरिस को सिलेक्ट किया गया प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार डेमोक्रेट पार्टी के तौर पर, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से उनकी लोकप्रियता की लीड 4% ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस और जो बाइडेन के शासन पर हावी होते चले गए और जो लोकप्रियता की लीड थी उसे कम करते चले गए। इसमें कई घरेलू मुद्दे और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं। जरा सोचिए, एक वक्त था जब जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले खड़े थे और उस वक्त ऐसा लग रहा था, जो कि कई ओपिनियन पोल्स ने सामने रखा था, यहां की कोई प्यू रिसर्च ने भी सामने रखा था कि डोनाल्ड ट्रंप 2.5% के मार्जिन से लीड कर रहे हैं जो बाइडेन के ऊपर। अपने आप को रेस में बनाए रखने के लिए डेमोक्रेट पार्टी ने कमला हैरिस को उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा। लेकिन यूक्रेन के वॉर और उसके साथ साथ इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट और जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है इमिग्रेंट्स के ऊपर, इमिग्रेंट डोल, इन सभी का जो आर्थिक इंप्लीमेंटेशन है, जो आर्थिक प्रभाव है अमेरिका की जनता पर, वो बहुत जबरदस्त है साहब। इसकी वजह से डेमोक्रेट्स अपनी लोकप्रियता धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं और अमेरिकन नागरिक के दिमाग में अब यह चीज हावी हो रही है। इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, जॉब डेटा बहुत अच्छा नहीं है, अमेरिकन मार्केट्स बहुत अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फेड रेट्स अभी भी बहुत ऊपर हैं, यानी कि कर्ज लेना या कर्ज देना दोनों बहुत महंगा है। कुल मिलाकर एक औसत अमेरिकी की जिंदगी पहले के मुकाबले आज जरा मुश्किल है। और यही वजह है साहब, यही वजह है कि आज अमेरिका में प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देने वाले, आइसोलेशनिज्म को आगे रखने वाले, एक बहुत ही बददिमाग व्यक्ति के तौर पर पूरे जनमानस के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने वाले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने, क्योंकि इसके आधार पर हम ये आगे की बात कर पाएंगे। सबसे पहली बात, अमेरिका की कुल आबादी 36 करोड़ की है साहब, जिसमें से तकरीबन 3 करोड़ भारतीय मूल के नागरिक या भारतीय एनआरआईज अमेरिका में रहते हैं। इस 36 करोड़ में से 24.5 करोड़ मतदाता हैं। अभी ये 24.5 करोड़ का जो आंकड़ा है, इसका और डिवीजन आपके सामने। 24.5 करोड़ में से 67% आबादी व्हाइट अमेरिकन्स की है। उसके बाद जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट लैटिनो या हिस्पैनिक्स, या फिर वो जो कि अब तक माइग्रेट करके मेक्सिको, ब्राजील या दूसरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज से आए हैं अमेरिका में, उनकी आबादी तकरीबन 13% है। 12% अश्वेत यानी कि ब्लैक्स हैं अमेरिका में, और एशियन मूल के अमेरिकी मतदाता 5% हैं, उनकी आबादी इतनी है। अब जरा 2020 में जो चुनाव हुए थे उसके आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। 87% ब्लैक पॉपुलेशन ने डेमोक्रेट्स को मतदान दिया था। 68 से 72% लैटिनो, हिस्पैनिक, एशियन, इन सभी मूल के निवासियों ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया था। सिर्फ 21% व्हाइट अमेरिकन्स ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया था।
इसके बावजूद डेमोक्रेट जीतती और जो बाइडेन राष्ट्रपति बने। अब आज की परिस्थिति बताते हैं आपको। आज यानी कि 2024 में 80% प्लस, वो जो प्लस वाला फिगर है ना, वो अभी क्लियर नहीं हो रहा है, उसको स्विंग वोट कह रहे हैं। 80% से ज्यादा व्हाइट मतदाता आज रिपब्लिकन्स यानी कि ट्रंप के साथ खड़े हैं। अश्वेत ब्लैक मेल अमेरिकन्स, तकरीबन 50% मेल अमेरिकन्स ट्रंप के साथ खड़े हैं, कमला हैरिस के साथ नहीं है। ब्लैक विमेन, महिला ब्लैक मतदाता पूरे तरीके से कमला हैरिस के साथ है। तकरीबन 30% एशियन डिसेंट के जितने अमेरिकन वोटर्स हैं और 30% लटीनोस या हिस्पैनिक्स कमला हैरिस के साथ है। लेकिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है लटीनोस, हिस्पैनिक्स और एशियंस का 15%, और ब्लैक अमेरिकन मेल्स का ये भी 15%, जो अभी अनडिसाइडेड है। ये मतदान के वक्त या मतदान के दिन तय करेगा कि उसे क्या करना चाहिए। यानी कि क्लियर है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने की गुंजाइश कमला हैरिस के मुकाबले कहीं ज्यादा है। फर्ज कीजिए कि लोकप्रिय मतदान में कमला हैरिस आगे निकल भी जाती हैं, लेकिन यह उनके राष्ट्रपति होने की गारंटी नहीं होगी साहब। जी हां, पेच है। पेच यह है कि 2016 में जैसा देखने को मिला या सन 2000 में देखने को मिला था, लोकप्रिय नेशनल वोट में एक व्यक्ति जीतता है, लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज है 538 वोट्स का, उसमें दूसरा व्यक्ति जीतता है। राष्ट्रपति वो बनता है जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स में बहुमत यानी कि 270 या उससे ज्यादा के वोट्स हासिल करता है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है साहब? इलेक्टोरल कॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, 538 सीट्स हैं, वोट्स हैं। इसमें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो कांग्रेसमैन हैं उनकी संख्या है 435। 100 सेनेटर चुने जाते हैं जो कि सेनेट में जाते हैं, और 3 प्रतिनिधि वॉशिंगटन से चुने जाते हैं जो कि कांग्रेस में जाते हैं। इन सबको मिला दीजिए तो 538 का आंकड़ा आ जाता है। 538 में से राष्ट्रपति वही बन सकता है जिसको कम से कम 270 वोट्स मिलें, यानी कि 270 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य या कांग्रेसमैन, सेनेटर्स और व्हाइट हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स का समर्थन मिलने पर ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अभी तक की जो मौजूदा स्थिति है उसमें कुछ एक राज्य हैं जो को पूरे तरीके से किसी एक उम्मीदवार के पीछे हैं, जैसे कि फ्लोरिडा, वो ट्रंप साहब के पास है। कैलिफोर्निया कमला हैरिस के पास है। तो ऐसे अगर आप कुछ स्टेट्स को काउंट करें, क्योंकि 50 राज्य हैं और हर राज्य के 2 सेनेटर चुने जाते हैं, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है अलग अलग राज्यों में आबादी के अनुसार। तो अभी तक कमला हैरिस के पास 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हाथ में आते हुए दिख रहे हैं, स्पष्ट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास 219 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हाथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक को 51 और इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स चाहिए और एक को 48 और इलेक्टोरल वोट्स चाहिए, तभी 270 का जादुई आंकड़ा छू पाएंगे। अब इसमें 7 ऐसे राज्य हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जो कभी भी जिसकी तरफ घूम जाते हैं वो जीत जाता है। वैसे में पेंसिल्वेनिया 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स पेंसिल्वेनिया के पास हैं। पेंसिल्वेनिया आमतौर पर एक बहुत ही कंजर्वेटिव आउटलुक लेने वाला राज्य है और यहां पर रिपब्लिकन्स कई बार बाजी मार ले जाते हैं। लेकिन अगर रिपब्लिकन्स के शासन से या उनके कुछ पॉलिसीज से लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो पेंसिल्वेनिया का स्विंग अलग तरीके से भी होता है। उसके बाद जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना 16-16 यहां पर इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं। नॉर्थ कैरोलिना इसमें थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव है, इसको हम टिपिकल व्हाइट काउ बेल्ट कहते हैं। तो ये जो 32 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स हैं जो कि जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना की हैं, ये बताएंगी साहब कि ट्रंप साहब का परचम लहराएगा या कमला हैरिस। इसके साथ साथ मिशिगन की 15 सीट्स मायने रखती हैं। मिशिगन जो कि लेक मिशिगन उसके आसपास का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट इलाका है, यहां पर ब्लैक्स की मेजॉरिटी है, लेकिन
अगर यहां पर ब्लैक मेल ने कमला हैरिस यानी कि डेमोक्रेट्स को वोट नहीं दिया साहब, तो फिर यहां दिक्कत आ सकती है कमला हैरिस को। एरिज़ोना जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लैटिनो और हिस्पैनिक्स के वहाँ पर होने की बहुत ही ज़्यादा बातें कही जाती हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर वोट स्विंग गड़बड़ाया तो कमला हैरिस को यहाँ नुकसान है। विस्कॉन्सिन कंजर्वेटिव भी है, पढ़ा लिखा राज्य भी है, यहाँ पर डेमोक्रेट्स का प्रबल हमेशा ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन क्या विस्कॉन्सिन में इस बार कमला हैरिस लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर पाएंगे? और निवाडा में दो तरह के लोग हैं, अल्ट्रा कंजर्वेटिव वाइट्स या फिर हिस्पैनिक्स एंड लैटिनोस। अल्ट्रा कंजर्वेटिव वाइट्स तो पूरे तरीके से ट्रंप साहब के साथ हैं। लैटिन और हिस्पिनोस अगर नहीं आ पाएंगे, लैटिनोस और हिस्पैनिक्स कमला हैरिस के साथ, क्योंकि इनके लिए भी इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत मायने रखते हैं और ये उसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर चुनाव गड़बड़ा सकता है साहब। यानी कि बहुत ही टच एंड गो के हालात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बातें और आपके सामने। ट्रंप के पास एक बहुत ही मजबूत और वफादार वोटर बेस है, खास करके जो श्रमिक वर्ग है वाइट अमेरिकन्स का, कंजर्वेटिव वाइट अमेरिकन्स, उसके साथ साथ जो इजरायलीज मूल के लोग हैं, जितने ज्यूडिस्ट्स हैं, और आश्चर्यजनक किंतु सत्य, पाकिस्तान मूल के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के खासे समर्थक हैं। पाकिस्तानियों को इसलिए ऐसा लगता है और उस मूल के लोगों को इसलिए ऐसा लगता है कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोग मूलतः इमरान खान के बड़े समर्थक हैं और फिलहाल वो साहब जेल में। तो ये एक बड़ा वोटर बैंक है जो कि आज डोनाल्ड ट्रंप के पास है। मूलतः अगर देखा जाए तो भारतीय मूल के लोग भी रिपब्लिकन पार्टी को अपना समर्थन देते आए हैं। सिर्फ 2020 में यह देखने को मिला था, या फिर ओबामा के समय यह देखने को मिला था कि भारतीय मूल के लोगों ने डेमोक्रेट्स को समर्थन दिया था। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय मूल का जो वोट है वो आधा आधा बटेगा साहब, आधा रिपब्लिकन के पास, आधा डेमोक्रेट के पास, क्योंकि कई भारतीय मूल के लोग इस बार दोनों पार्टियों में बटे हुए हैं। तो भारतीय मूल का वोट जो है वो बटेगा, तो 3 करोड़ वोट बटेगा, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुछ कानूनी चुनौतियां हैं, जैसे अभी उनके ऊपर कई तरह के मामले चल रहे हैं। उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का मामला चल रहा है, उनके ऊपर मामला चल रहा है कि वो कैसे उन्होंने लोगों को पे आउट्स किए हैं, लोगों को ख़रीदा है, पैसे के दम पर उन्होंने गलत तरीके के बयान कोर्ट्स में सामने रखवाए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के ऊपर जो एक चढ़ाई हुई थी 2020 में चुनाव के तुरंत बाद, उसमें भी उनकी सक्रिय भूमिका की बात निकल कर सामने आ रही है। ये सारी चीज़ें उनके लिए नेगेटिव हैं, लेकिन उनके लिए पॉजिटिव क्या क्या बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन के बहुत खिलाफ हैं। उनका कहना है कि सीमाएं बहुत सुरक्षित होनी चाहिए, वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ को पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। उनकी पहल पर ही मेक्सिको और अमेरिका के बीच में दीवार खड़ी की गई थी, जिसे लेकर बहुत बहस हुई थी। यानी कि अभी जो इमिग्रेंट्स के ऊपर मौजूदा डेमोक्रेट सरकार बहुत पैसे खर्च कर रही है, उसका सख्त विरोध करते हैं और वो ये कहते हैं कि अमेरिकी मूल के लोगों का पैसा जानबूझकर इमिग्रेंट्स पर खर्च करके वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश डेमोक्रेट्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति का पालन करते हैं। वो चीन के बहुत खिलाफ हैं, टैरिफ्स लगाना चाहते हैं। वो भारत के खिलाफ भी टैरिफ्स लगाना चाहते हैं। भारतीय मूल के लोगों को बहुत ज़्यादा अमेरिका में बसने नहीं देना चाहते। वो ये भी चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अमेरिका के फेवर में हो। वो अमेरिका की आइसोलेशनिस्ट विदेश नीति पर भी काफ़ी इख्तियार रखते हैं। विदेश नीति की बात करें साहब, तो स्पष्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो सत्ता में आ गए तो वो यूक्रेन का युद्ध अगले दिन खत्म कर देंगे। यूक्रेन को मिल रहा अमेरिकी समर्थन बंद कर देंगे, कोई मिलिट्री एड नहीं होगी, कोई डोल पॉलिटिक्स नहीं होगी, और वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने को भी तैयार है। यानी कि यूक्रेन क्राइसिस को वो एक दिन में सुलझाने का दावा कर रहे हैं और अपने आप को अलग करने की बात कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि भाई सिर्फ अमेरिका क्यों झेले यूरोप के इस पूरे बर्डन को, यूरोप के सभी देशों को झेलना चाहिए इसे। तो कई तरह के बदलाव
डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने के साथ होने की संभावना है और आशंका भी है। जैसे कि वैश्विक व्यापार को एक बड़ा झटका लगेगा अगर चीन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 310 ट्रिलियन डॉलर का है। यानी कि चीन 310 ट्रिलियन डॉलर आज ज्यादा डिमांड कर सकता है अमेरिका से। तो अमेरिका की हालत खराब है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि टैरिफ्स लगाए जाए और डोनाल्ड ट्रंप इसके पैरोकार हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे समाज सुधारक कार्यक्रम हैं, जैसे कि मेडिकेयर या फिर सामाजिक सुधार या फिर सामाजिक उत्थान, जिसके लिए कि ओबामा केयर एक सामने मुद्दा लाया गया था, एक प्रोग्राम जो राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लागू किया था, या फिर मेडिकल सुविधाओं के लिए बहुत सारी बेनिफिट्स वहां पर दी जा रही हैं। इन सभी चीज़ों को डोनाल्ड ट्रंप बंद करना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि मैं टैक्सेस कम कर दूंगा, व्यापार को आगे बढ़ने के लिए सारी सहूलियत दूंगा, फ्री इकोनॉमी और फ्री मार्केट पॉलिसीज फॉलो करूंगा, लेकिन मैं लोगों को मुफ्त में पैसे नहीं बांटूंगा, किसी की जेब में पैसे नहीं ठूसूंगा। आपके पास मेहनत है, आपके पास कला है, आपके पास आपको कमाने के संसाधन है, आइए कमाइए और अपना जीवन यापन कीजिए। तो हमने आपको यूक्रेन की समस्या को लेकर बता ही दिया कि क्या स्थिति रहेगी। अब जरा सोचिए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की बात करूं तो कितना पैसा आज यूक्रेन की युद्ध की वजह से अमेरिका खर्च कर चुका होगा। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? सिर्फ साल 2023 में अमेरिका ने 75 बिलियन डॉलर की सहायता यूक्रेन को दी है। अब अगर यह सहायता की राशि पूरे तरीके से अमेरिका के द्वारा न दी जाए और इसमें यूरोपीय देश भी भागीदार हों, तो सोचिए अमेरिका का कितना पैसा बचेगा। तो इस तरह के खर्चों पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाइडेन की सरकार ने रूस को एक दुश्मन देश के तौर पर देखा, बातचीत बंद, किसी तरह का संबंध नहीं, एक दूसरे के डिप्लोमैट्स को बाहर निकालना, एक बहुत ही टेंस एटमॉस्फेयर है रूस, अमेरिका और चाइना, उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया को लेकर। इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे डायनेमिक्स को ट्रंप बदलना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं पुतिन से बात करने को तैयार हूं, यूक्रेन के मुद्दे पर युद्ध विराम की बात करूंगा, समझौते की बात करूंगा, और हो सके तो मैं नेटो को और कमजोर करूंगा, क्योंकि नेटो को अमेरिका चला रहा है। मुझे नहीं देना पैसा यूरोपीय देशों को उनके डिफेंस के लिए। यानी कि पूरे यूरोप की राजनीति बदल जाएगी। अब आइए बात करते हैं ईरान इजरायल संबंधों की, क्योंकि इस पर भी जबरदस्त प्रभाव होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इजरायल के समर्थक रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान, अमेरिकन एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम में शिफ्ट किया था। जेरूसलम विवादित है, उसके कई हिस्सों पर इजरायल का अधिकार नहीं है, ऐसा माना जाता है। अभी तक वो सेटल नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिकी एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट करना, यह मतलब है कि उन सभी इलाकों को जो कि आज इजरायल के कब्जे में है जेरूसलम में, उन्हें अमेरिका ने मान्यता दे दी। यानी कि पूरे पैलेस्टीनियन कॉज और जॉर्डेनियन क्लेम्स को धता बता दिया अमेरिका ने। ऐसी बैकग्राउंड से आने वाले ट्रंप निर्णायक फैसले लेंगे और हो सकता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बहुत जबरदस्त या तो रोक लगे, प्रतिबंध लगे, या फिर इजरायल के द्वारा परमाणु संयंत्र जो कि ईरान के हैं उस पर हमले की बात भी सामने आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ईरान के संबंध में मैक्सिमम प्रेशर की नीति को अपनाया है साहब। आप जरा सोचिए, 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, ईरान उस वक्त 2.5 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन निकालता था और दूसरे देशों को बेचता था। 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म हुई, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से सिर्फ 4 लाख बैरल तेल ईरान निकाल पा रहा था और कुछ एक देश ही उसे खरीद पा रहे थे, जिनमें से एक भारत है। तो आप सोचिए ईरान को लेकर कितना सख्त रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो फिर आने वाले दिनों में खाड़ी के देशों में जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है उसके बदलने के बहुत बड़े आसार हैं, जिसकी वजह से
पूरे मिडिल ईस्ट में भी बहुत उहापोह है कि कहां और किस तरफ अमेरिका की राजनीति जाएगी साहब। अब इससे बाहर निकलकर जरा हम भारत और अमेरिका के संबंधों की बात कर लें। भारत और अमेरिका के संबंध डोनाल्ड ट्रंप के समय बहुत अच्छे थे, आज भी बहुत अच्छे हैं जबकि डेमोक्रेट सरकार है। लेकिन कुछ एक मुद्दों पर डेमोक्रेट सरकार भारत सरकार के पीछे पड़ जाती है, जैसे कि एफबीआई की लिस्ट में, मोस्ट वांटेड लिस्ट में एक भारतीय का नाम, सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी यादव का एफबीआई की लिस्ट में आना कमला हैरिस या उनके प्रशासन के दबाव का एक बहुत बड़ा नमूना है। पन्नू की तथाकथित हत्या की कोशिश में भारत के अधिकारियों के संलिग्ध होने की बात और उसको एक प्रेशर पॉइंट बनाना, कनाडा में सिख अलगाववादी या आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत को घसीटा जाना, यह सब कुछ अमेरिका के मौजूदा प्रशासन की वजह से हो रहा है। यह सब ट्रंप के समय नहीं होगा साहब, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरह की चुनौतियां सामने आएंगी। मतलब भारत का संबंध चीन के साथ कैसा होगा, इसका निर्धारण भी एक तरह से अमेरिका करता दिखाई देगा। और उसके साथ साथ ईरान से हम तेल खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। चाबहार पोर्ट पर हमारा वर्चस्व कितना रहेगा, नहीं रहेगा। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों पर अमेरिका का दबाव कितना पड़ सकता है। और उससे भी बड़ी बात, व्यापार को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर कहीं शुरू ना हो जाए, जिसके बारे में कई बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण दौर रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का, खास करके पहला साल अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कई मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे कि यूएन, डब्ल्यूएचओ, नेटो। भारत की जो मौजूदा कोशिश है कि यूएन का परमानेंट मेंबर बन जाए, इस कोशिश में भी धता पहुंच सकता है, इसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो कई तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने भी। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं देखूं, आपसे बात करूं, तो यह कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में जीतने के आसार हैं। कांटे का मुकाबला है। कमला हैरिस भी राष्ट्रपति बन सकती हैं, और अगर ऐसा होगा तो ये अमेरिका में इतिहास रचने जैसा होगा, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब एक अश्वेत महिला अमेरिका की राष्ट्रपति